2023 में रिसेशन आने वाला है, अभी डरे हुए हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हम अपने लिए किस तरह से लाभदायक बना सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार में देखेंगे। तो मैं किशोर, फाउंडर CEO ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रिसेशन आने वाला है, इसके बारे में आपने खबरों में और कई सारे चैनलों में इसके बारे में आपने देखा हो सकता है। 2023 में बहुत सारे लोग रिसेशन आने वाला है इस तरह से बता रहे हैं। जैसे कि हम फाइनेंस वाले लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में एक कंप्लीट गाइड की तरह देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो पैसे हैं हम कहां पर इन्वेस्ट करने से ये सेफ रहेगा। लोग इस रिसेशन का एक हिस्से को ही देख रहे हैं, पैसा कमजोर होने जा रहा है और जो सामान है उसकी भी कमी आने वाली है। इन सारी बातों को लेकर के जब लोग डरे हुए हैं, ऐसे लोग जिनके पास में बहुत सारा पैसा है या कॉर्पोरेट के लोग जो कि इस वक्त डरे हुए हैं और वह उपेक्षा कर रहे हैं कि ये रिसेशन आने वाला है और उनका ये सोचना है कि अगर रिसेशन आएगा तो वह इससे बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। इस रिसेशन से भी लोग बहुत सारा पैसे कमाने की उम्मीद लगा रहे हैं। दूसरी तरफ इस रिसेशन को किस तरह से हैंडल करना है उन्हें नहीं पता है और उस वजह से वे अपना बहुत सारा पैसा गंवाने जा रहे हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे कि आप इसे एक अपॉर्चुनिटी देख करके और अपने पैसे को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और इसी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा देखने जा रहे हैं। अब इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो पहली बात वो क्या है, जब रिसेशन आता है तो पैसा ही राजा है। एक बहुत अहम बात है वो ये है कि कैश ही एक राजा है। आप मेरी इस बात के बारे में सोच सकते हैं, इन्होंने ही तो कहा था पिछले वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में, कैश आप ना रखिए, इस तरह से कहा गया था। ये बात सही है, मगर रिसेशन के समय में ये एक अलग बात है। ये बात सत्य है कि जब इन्फ्लेशन होता है, अगर हमारे पास में घर पे कैश रखा होगा तो उस कैश की वैल्यू घट जाती है, मगर फिर भी इन्फ्लेशन 7.5% है। आपने जो कैश रखा है वो 7.5% इन्फ्लेशन की वजह से घट जाता है, मगर इसी पैसे को अगर आप किसी स्टॉक में या किसी इन्वेस्टमेंट में रख करके उसकी जो कीमत है वो 20 से 30% नीचे आ जाए, बजाय उसके कैश में रख करके 7.5% घटना फिर भी बेहतर ही है ना। क्या आप मेरी लॉजिक को समझ गए? इन्फ्लेशन में सिर्फ 7.5% घटता है, मगर स्टॉक हो या कोई और इन्वेस्टमेंट हो उसमें आपका 20 से 25% घट जाएगा रिसेशन के दौरान। इसीलिए 7.5% घटना फिर भी बेहतर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिसेशन में आप अपने पास में कैश रखिए, जितना भी संभव हो सके कैश अपने पास में रखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पास में जो एसेट है उन्हें बेच करके आप कैश ले लीजिए, आप ऐसा मत करना। आप जो आपके स्टॉक्स हैं उनको प्रीमेच्योरली बेच सकते हैं। जो स्टॉक्स अच्छे बूम कर रहे हैं उनको बेच करके आप कैश अपने हाथ में रखें, ये इसमें कोई समझदारी नहीं है। तो कैश अच्छी तरह से आप सोच समझ करके कैश को भी एक एसेट की तरह से अपने पास में रखना अच्छी बात है। रिसेशन के समय में आप अपने पास में कुछ कैश जरूर रखिए। दूसरा क्या है, हमारे पास में डिफेंसिव स्टॉक्स होना चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक अगर हम लोग कहेंगे तो आप इसको सेक्टर वाइज इसको आप सेग्रीगेट करके आपको पता है कि कौन सा एसेट जो है आपका स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा सेशन के दौरान भी। चाहे जैसा भी रिसेशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, 2-3 चीजें होंगी जो नॉर्मली भी चलती रहेंगी। वो क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीजें। वो क्या है, FMCG सेक्टर। इसमें अगर हम देखेंगे तो खाना, हमारे चेहरे पर इस्तेमाल करने वाले चीजें, सोप वगैरह, ये सब इसी में आते हैं। अगर आप खाने के सेक्टर को देखेंगे तो चाहे जो भी हो जाए, जिन्होंने दवाइयां खरीदनी है वो दवाइयां खरीदते रहेंगे, जिसे कि हम फार्मा सेक्टर कहते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी नहीं है, तो आप इसी तरह से चुन करके इसमें से जो जिसमें हम लोग को ज्यादा रिस्क ना हो वैसे सेक्टर को आप चुनना अच्छी बात है। डिफेंसिव स्टॉक्स को अगर हम लोग कहेंगे तो ये सारी कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, सारे आपके डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। इसमें से हिंदुस्तान लीवर ये एक FMCG सेक्टर है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, डाबर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले इंडिया, डेविस लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज लैब और एबॉट इंडिया, इस तरह के कुछ स्टॉक्स, इनके स्टॉक्स खरीदना है ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस तरह के स्टॉक्स आप एनालाइज करके आप चुन करके रखिए। कौन से स्टॉक्स फार्मा सेक्टर में हैं, FMCG में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, उसे एनालाइज करके और उनका ट्रेंड देख करके आप जब उनका ट्रेंड देखते हैं कि वो खरीदारी किया जा रहा है, चाहे जैसा भी रिसेशन आ जाए। आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए वहां पर अगर 50 स्टॉक्स पड़े हैं तो निफ्टी 50 में रिसेशन के दौरान ये 50 के 50 लाल नहीं नजर आएंगे। हो सकता है 4 या 5 स्टॉक अभी भी हरे नजर आए, ये अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरह से दिखाएंगे। ये क्या है, ज्यादातर क्या होता है कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट में टिके रहते हैं। इस तरह के स्टॉक्स को आप चुन करके अगर उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फंड्स हैं वो सेफ रहेंगे। इसी तरह से प्लान करके आप इस तरह के डिफेंसिव स्टॉक्स में अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये आपका दूसरा अहम पॉइंट है।
तीसरा क्या है, आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करें। ये कौन सा मेथड है? ये एसआईपी की तरह से है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिसेशन के दौरान में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में कहें तो मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो, ये हजार रुपए में लगातार चले जा रहा है। अब ये अगर नीचे चला आ रहा है तो आप इसी में दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आपको बंद नहीं करना चाहिए। ये एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है जिसे हम रिसेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सामान आपने 1000 रुपए में खरीदा है, नीचे गिरते गिरते वही सामान अब 500 रुपए में मिल रहा है। अब आप अगर इसे 1000 रुपए में खरीदते हैं तो आप उसको दुगना खरीद रहे हैं। पहले आप 1000 रुपए का एक शेयर खरीद रहे थे, अब आपको 2 शेयर खरीद पा रहे हैं। जहां तक हो सके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को करना ये अच्छी बात है। जब रिसेशन आता है और आपको इस तरह का अपॉर्चुनिटी नजर आता है तो आप इसमें और इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। जब ये साइकिल खत्म हो जाएगा और मार्केट दोबारा बूम करेगा तो आप एक अच्छी इनकम इसमें से कमा पाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि रिसेशन एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम और ज्यादा पैसा कमा सके। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। अब अगली बात क्या है, रिसेशन के दौरान आप अच्छी क्वालिटी के एसेट्स को खरीदें। अगर हम कहें क्वालिटी एसेट, ये क्या होता है? जब आप किसी स्टॉक्स को चुनते हैं, अब इन स्टॉक में कौन सा बहुत अहम है। रिसेशन के समय में ज्यादा कर्ज वाले स्टॉक्स को खरीदने से बचें। जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा कर्ज रखे हुए हैं उन्हें खरीदने से आपको बचना चाहिए। अगर इसे जानना चाहें तो बैलेंस शीट में आपको साफ साफ नजर आएगा। किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले आप उनके बैलेंस शीट को जरूर देखें। ये बैलेंस शीट क्या होता है, किस तरह से देखना है, इसके बारे में मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा। भविष्य में मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगा। अब क्या है कि हमें एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को देख करके, अगर आप एफएमसीजी खरीद रहे हैं या फार्मा सेक्टर से किसी को ले रहे हैं, उसमें से आप देखिए कि वो डेप्थ फ्री होना चाहिए या कम कर्ज होना चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कंपनी को अगर आप देख करके चुनेंगे तो ये अच्छा होगा, क्योंकि रिसेशन के दौरान पहले से ही वो कंपनी जो है वो लिक्विडिटी क्रंच से होकर के गुजर रही है। ऐसी कंपनियों में प्रेशर जरूर आएगा। अब क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, उन्हें और ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में एक समझदार इन्वेस्टर होने के नाते इस तरह के जो कंपनियां जिनमें बहुत सारा कर्ज है, ऐसी कंपनियों को छोड़ करके जो कंपनियां डेप्थ फ्री हैं उनमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात रहेगी। हर एक कंपनी कर्ज मुक्त हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिन कंपनियों के कर्ज कम हैं और बहुत सेफली इन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगली चीज क्या है, अगर हम इसे देखें तो रिसेशन के समय में ग्रोथ स्टॉक्स को हमें क्या है, अवॉइड करना है। अगर हम देखें ये क्या होता है, कुछ स्टॉक्स फंडामेंटल स्टॉक्स नहीं होते हैं मगर फिर भी उनमें बूम आता रहता है। 5%, 10% ये लगातार बढ़ते रहता है। इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, या फिर ऐसे कोई स्टॉक हो जिनमें बहुत बूम आ रहा हो, कोई या फिर कोई अंदर से आपको खबर दे रहा है या आपको कॉल्स किए जा रहे हैं, कुछ लोग आपको कहेंगे ये सारे स्टॉक्स में अच्छा ग्रोथ होने की बहुत पोटेंशियलिटी है, इस तरह के स्टॉक्स को जहां तक हो सके आप अवॉइड कीजिए रिसेशन के दौरान। क्योंकि ऐसी कंपनियां जो फंडामेंटल नहीं है, रिसेशन के दौरान उनमें गिरावट आना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में डिफेंसिव स्टॉक को लेकर के हमें ऐसे समय में ओवर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कौन से स्टॉक अहम है, ये ज्यादातर स्पेकुलेटिव स्टॉक्स की वजह से है। जैसे कि शहर में अफवाह फैली हुई होगी यही स्टॉक हमें खरीदने चाहिए। अगर ऐसे सब लोग बोल रहे हैं तो इस तरह के स्टॉक्स को आप खरीदने से बचें। रिसेशन के दौरान नॉर्मली अगर कोई स्टॉक बूम आ रहा है तो स्पेकुलेटिव मार्केट में बुल रन होता है, स्टॉक उस समय में ऊपर जा रहा होता है। यही जो लोग बोल रहे होते हैं, रिसेशन टाइम में ऐसा बूम नहीं भी हो सकता है। रिसेशन के दौरान आपको इस तरह से जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है, उससे आप जितना बचेंगे उतना अच्छा है। इस बात को अपने दिमाग में ध्यान में रख करके अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर हम कहें डिविडेंड्स क्या होता है, आप किसी कंपनी में अगर एक हिस्सा खरीदते हैं, जब आप उसका एक हिस्सा खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक ऑनर बन जाते हैं। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करते हैं। इसी को शेयर्स कहा जाता है। अपने प्रॉफिट में से आपको एक हिस्सा देंगे जो उनका प्रॉफिट है, और अपने लोगों के बीच में जब उसे वे बांटते हैं उसी का नाम डिविडेंड कहा जाता है। अगर आप ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जो आपको डिविडेंड जो यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं वो शेयर करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर वह कंपनी अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स को दे रही है तो अगर उनके स्टॉक्स गिरते भी हैं तो वो उस डिविडेंड को क्या है, मैच करते हैं।
मान लीजिए 3% है, 5% है, कुछ कंपनियां 8%, 10% डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स को भी देती हैं। और अगर आप इस तरह के स्टॉक्स खरीदते हैं तो मान लीजिए अगर मार्केट गिरता भी है तो इस डिविडेंड की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है उसे क्या है वो बैलेंस कर देंगे। इसलिए आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के ऊपर में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां से REC लिमिटेड जो कि एक सरकारी सेक्टर है, यह आपको 10.52% देता है। अगर आपने इस साल में इनमें इन्वेस्ट किया होगा तो ये इन्होंने क्या किया है, आपको 10% डिविडेंड दिया है। इसी तरह से बैंको प्रोडक्ट्स हो गया, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, RSWM लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया हो गया, गेल, ऑयल इंडिया ने भी पिछले समय में टॉप पिक्स में इन्होंने भी दिया था। इस तरह की कंपनियां जो अच्छा डिविडेंड भी दे रही हैं और जिनके पास में बहुत अच्छे फंडामेंटल्स लेकर के चल रही हैं, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो जब ऐसी कंपनियां आपको डिविडेंड देती हैं तो ये क्या है, ये बैलेंस कर देती हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसे बैलेंस करते हैं ये। अब रिसेशन के समय में अगर आपको प्रॉफिट ना भी मिले तो हमारे पैसे को हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब जब ये आपको लगातार बैलेंस करते रहेंगे और जब आप इनमें री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका स्टॉक्स जो है वो नीचे गिर रहा है। अब आप कॉस्ट एवरेज में क्या कर रहे हैं, आप इसमें री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब आप लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपका डिविडेंड आपके लॉसेस को कॉम्पेंसेट करता है। आप लगातार री इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। जब इनके स्टॉक्स कम दाम में बिक रहे होते हैं, जब मार्केट में दोबारा बूम आता है तो आप उसी स्टॉक में से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह से रिसेशन में आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह से इसे ले करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसको भी आप अपने दिमाग में रख करके आप कार्य करें। ये सब आपके लिए एक सजेशन है, मैं आपको जोर नहीं दे रहा हूं कि आप इसे खरीदें। आप खुद इसका एनालाइज करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक हाई यील्डिंग डिविडेंड दे रहे हैं, किस कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स हैं, कौन से अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और कौन से स्टॉक डिफेंसिव हैं, इसको अच्छी तरह से देख जांच कर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा रिसेशन के समय में। अगला इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्या है, वो बॉन्ड्स है। अब बॉन्ड मार्केट क्या है, इसके बारे में डिटेल में एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसका साधारण जो समझ है वो क्या है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप भी उसके एक मालिक बन जाते हैं। अब आप उसके ऑनर बन गए हैं और ऑनर के पास दोनों चीजें होती हैं। अगर उसमें उस कंपनी में मुनाफा होगा तो वो भी उसे मिलेगा, अगर घाटा होगा तो वो भी उसे लेना होगा। यही एक ऑनर का काम होता है। अगर उसी कंपनी के अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो ये एक तरह का कर्ज देने जैसा होता है। अब कंपनी चाहे मुनाफा कमा रही है कि नहीं कमा रही है, मैंने जो पैसा दिया है हर साल मेरे को उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसे ही बॉन्ड मार्केट कहते हैं। कुछ कंपनियां फंड्स लेकर के बॉन्ड्स देती हैं। अब बॉन्ड्स को अगर आप देखेंगे तो इसका फिक्स्ड रिटर्न होता है 8%, 9%, 10%। तो इस तरह के बॉन्ड्स भी हैं जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। इस तरह के बॉन्ड्स में रिसेशन में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मान लीजिए जहां पर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है उस बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपके जो एसेट्स होंगे वो भी सेफ होंगे। तो ऐसे समय में अगर आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में एक और अहम चीज जो है वो है सोना। हम सब पहले से इसे कर रहे हैं मगर इसमें फिर भी कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सोना जो है वो एक बहुत अच्छा एसेट है। रिसेशन के समय में जब सब कुछ गिरता है तब कौन ऊपर उठता है, सोना तब भी ऊपर उठता है। क्यों है, अगर हम देखें तो जब आपके प्राइमरी स्टॉक्स वगैरह सारे गिर रहे होते हैं उन दिनों में सब कुछ लेकर के अगर एक सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना है तो सबको ये पता है एक ही चीज है और वो सोना है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन सब से विड्रॉ करके एक ही जगह है जहां इन्वेस्ट करते हैं और वो सोना है। उन दिनों में नॉर्मली गोल्ड मार्केट जो होता है उसमें बूम आता है, इसलिए जितना भी हो सके छोटे छोटे ग्राम में आप गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसलिए गोल्ड में भी आप अपने कुछ फंड्स जरूर अलग करके रखें। जितना भी आपके पास में फंड्स है अगर आप उसको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो जब रिसेशन से आप बाहर आते हैं आप देखेंगे कि आपके जो वेल्थ है उसमें बढ़ोतरी को पाएंगे। आप नीचे नहीं गिरेंगे मगर आप वहां से बाहर आकर के और अपने आप को बेहतर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से इस्तेमाल करें। इसी समय में हम किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं इसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। पिछली बार जब रिसेशन आया था बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया था। वॉरेन बफेट ने 2011 से 10 मिलियन प्रॉफिट कमाए रिसेशन को अपना बेस बना करके। माइकल बेरी ने 100 मिलियन मुनाफा कमाया 2009 में जब क्रैश आया था, उसी को बेस बना करके उसने 100 मिलियन प्रॉफिट कमाया था। इसी तरह से जॉन पॉल्सन और बेन सब ने ही बहुत बड़ी उस समय में
प्रॉफिट कमाई थी। इसलिए मैं आपको कुछ बताता हूं। जब मार्केट ऊपर उठता है आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है तब आप अपना फॉर्चून बना सकते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो डर करके उससे बाहर नहीं आना चाहिए। यही वो समय होता है जब हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। जब ये एसेट्स गिरे थे और जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट किया था और जब ये उठता है तो उनके साथ में क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। जब एसेट्स नीचे गिरते हैं तो आप इसे डरे नहीं, आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लें। जितना हो सके आप अगर इसमें री इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो इस रिसेशन से जब लोग बाहर आएंगे आप उस समय में एक सक्सेसफुल आदमी हो जाएंगे। इसी के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिखाया। तो इसलिए वॉरेन बफेट का एक कोटेशन मैं आखिर में आपको देता हूं। जब लोग लालची हों तब आप डरें, जब लोग डर रहे हों तब आप लालची बन जाएं। जब मार्केट में लोग ऐसा कहते हैं कि अब मार्केट उछाल लेगा, अब मार्केट उछाल लेगा, तब आप डर करके बाहर आ जाएंगे। मगर जब लोग अभी कह रहे हैं कि 2023 में रिसेशन आएगा, अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बेच करके हम लोग बाहर निकल आते हैं, आप ऐसे समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि जब लोग डर रहे हों तब आप लालची बन जाएं। जब लोग डर करके बाहर निकल रहे होंगे, जहां तक हो सकता है कहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पैसे को, आपके धन को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आप सही तरीके से आइडियोलॉजी देख करके अगर आप सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो इस रिसेशन से जब लोग बाहर आएंगे आप एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे और उस समय में आप और ज्यादा एक धनी आदमी बन जाएंगे। तो इसी को हमने इस सारे वीडियो में देखा है। अब निचोड़ में मैं एक एक चीज को दोबारा बताता हूं। पहला, कैश ही राजा है। दूसरा क्या है, आप डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये फार्मा सेक्टर हो सकता है या एफएमसीजी सेक्टर भी हो सकता है। इसी तरह से डिफेंसिव स्टॉक्स में आप इस्तेमाल करें। तीसरी बात क्या है, आप जितना हो सके डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए या इन्फ्लेशन जितना भी टफ हो जाए, आपके लॉसेस को जितना हो सके घटाने के लिए अगर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। चौथा क्या है, आप बॉन्ड मार्केट में भी जाएं, चाहे रिसेशन हो या ना हो, मगर फिर भी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है बॉन्ड में, उसका आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। इसलिए बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत समझदारी वाला डिसीजन है। पांचवा, आप सोने में इन्वेस्ट करें। अगर आप इन 5 चीजों को सही तरीके से करेंगे तो आने वाले रिसेशन में बजाय इसके कि आप डर करके बाहर आ जाएं, आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह से ले सकते हैं। आप भी एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।